गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर में। मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के ऊपर। तो हम लोग आज जानेंगे कि एक गोलीय दर्पण जो होगा, गोलीय दर्पण मीन्स अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसमें उसकी फोकस दूरी f और उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं r में क्या संबंध होता है। तो एक्चुअली जो संबंध होता है वो ये होता है f बराबर r/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया जाता है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इससे सत्यापित करें। तो दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ओके, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है वो रंजित किया हुआ होता है और जो आंतरिक भाग होता है वहाँ से प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। तो देखिए आकृति में आपका M1 M2 जो है, आपका M1 M2 जो है एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर P जो है, ये आपका जो P दिख रहा है ये आपका ध्रुव बिंदु है। ओके, ये जो आपका F दिख रहा है इसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, और ये जो आपका C है इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। AB जो है, कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित हो रही है दर्पण पर, इसलिए इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। BD जो है दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जा रही है, इसीलिए इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ पर जो CB है, ये देखिए परावर्तन बिंदु और आपतन, परावर्तन बिंदु और आपतन बिंदु दोनों देखिए यहाँ पर B है। तो B से एक सीधी रेखा खींची गई है BC। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका एक अभिलंब है, ठीक है। ये आपका क्या है? अभिलंब है। ओके, अभिलंब बिंदु, परावर्तित बिंदु और आपतित बिंदु तीनों यहाँ पर क्या है? B है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम से। ओके, तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप आकृति को देखिए बढ़िया से। यहाँ पर आपतित किरण क्या था? AB था। दर्पण से टकराने के बाद वो BD बन के निकल गया। तो AB हमारा आपतित किरण था, BD हमारा परावर्तित किरण था, ठीक है। तो आपतित किरण और हमारा BC क्या था दोस्तों? BC हमारा अभिलंब था। ओके, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपतन कोण क्या है? आपतन कोण यहाँ पर I है। I क्या है? आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और पिक्चर में परावर्तन कोण क्या है? R है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारे दी गई आकृति में ओके, हमारा आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण, यही ना। तो हमारे पिक्चर में वो I है और I का मतलब क्या है? ABC। तो यहाँ पे हो गया एंगल ABC बराबर एंगल CBF। तो ABC मेरा क्या है? आपतन कोण, और CBF क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पर CBF। तो CB मेरा क्या है? अभिलंब था, और BD मेरा क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा? परावर्तन कोण यानी R। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब एंगल ABC बराबर एंगल CBF। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स की दुनिया की ओर चलते हैं।
आप ध्यान से देखिए, आपका सीपी क्या है, देखिए केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पीसी को क्या कहते हैं दर्पण में, इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सी मेरा क्या है, वक्रता केंद्र, पी मेरा क्या है, ध्रुव बिंदु। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान अक्ष के समांतर देखिए तो ए बी आपका क्या था, आपतित किरण था। ए बी आपका क्या था, आपतित किरण था। तो ए बी और पी सी क्या है, आपका समांतर है। ए बी और पी सी क्या है, समांतर है। तो हम लोग मैथ में पढ़े ना कि दो रेखा अगर समांतर हो जाए और उसके बीच से कोई तिर्यकछेदी रेखा जाए, तो देखिए यहाँ पे तिर्यकछेदी रेखा कौन बन रहा है, बी सी बन रहा है। तिर्यकछेदी रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखा जो दो समांतर रेखा को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, मिलाती है। ठीक है, तो ए बी समांतर है सी पी के, ए बी का बिंदु पी और पी सी का बिंदु सी, दोनों को मिलाएं तो क्या बना, बी सी। तो बी सी हमारे साइंस का दुनिया में यहाँ विलंब है, बट मैथ की दुनिया के मुताबिक ये आपका क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। तो जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच से होकर गुजरती है तो एकांतर कोण क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, ओके। और नेक्स्ट आपका बी सी एफ, यहाँ से देखिए बी सी एफ, ये आपका जेड बन रहा है। इसका मतलब ई वाला कोण और ई वाला कोण, ठीक है, आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बन जाएगा, एकांतर कोण। और आपने ए बी सी को क्या माना है, आपने ए बी सी को आई माना है, इसलिए बी सी एफ भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, ये कहाँ से हुआ, एकांतर कोण। और ए बी सी को आपने क्या माना है, आई, ए बी सी को आपने क्या माना है, आई, तो बी सी एफ भी क्या हो जाएगा, आई। चलिए समीकरण 1 और 2 से देखें। यहाँ पर समीकरण 1 कहता है ए बी सी सी बी एफ के बराबर है, समीकरण 2 कहता है ए बी सी बी सी एफ के बराबर है। तो बायां साइड बराबर दिख रहा है, तो किसी समीकरण दो समीकरण का अगर बायां साइड बराबर हो जाए तो वो दायां साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसका मतलब समीकरण 1 तथा 2 से एंगल सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी एफ, ओके। एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी सी एफ। तो आप आकृति को देखिए, यहाँ पर सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बी, ओके। सी बी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी सी, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब आगे बढ़िए आप, अब त्रिभुज बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में देखिए, त्रिभुज बी एफ सी, तो बी एफ सी त्रिभुज में अभी हम लोग निकाले थे कि एंगल एफ सी बी बराबर हो जाएगा, एंगल एफ सी बी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ, ये हम लोग निकाले थे ना। देखिए एफ सी बी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ। तो हम लोग पढ़े ना कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों कोणों की विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए तो सी बी एफ, इस कोण का विपरीत भुजा क्या है, सी एफ है, और एफ सी बी इस कोण का विपरीत भुजा क्या है, ये आपका बी एफ है। इसका मतलब बी एफ बराबर क्या आ जाएगा, सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, यही आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समीकरण 3। अब देखिए क्वेश्चन में माना गया है कि M1 M2 जो दर्पण है आपका जो M1 M2 दर्पण है उसका जो द्वारक है बहुत छोटा है। तो अगर किसी अवतल या उत्तल दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो इसका ये मतलब हो जाता है कि उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है, उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो उससे बहुत बड़ा हो जाता है। और इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपका जो अपर्चर है, अपर्चर मीन्स क्या होता है, द्वारक, तो आपका द्वारक छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप पिक्चर को ऐसे समझिए, ये आपका मिरर है ना, देखिए ये आपका M1 M2 क्या है, मिरर है। अगर ये मिरर का जो साइज है, ये आपका जो वक्रता त्रिज्या PC है CP, इससे अगर बहुत छोटा हो जाए तो इस केस में क्या होता है, ये जो मिरर है ये आपका छोटा हो जाता है, इस तरह
मिरर आपका क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, और आपका सीपी क्या है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इस केस में जैसे ये छोटा होगा तो आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है आपका M1 है, B है, ये सब एक दूसरे के सामने आता चला जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि यदि M1 M2 दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यह माना जा सकता है कि बिंदु B जो है ध्रुव P के बहुत निकट होगा। तो अगर आपका द्वारक छोटा होगा, मैं इस मिरर को इस तरह छोटा कर दिया जाए, इस तरह देखिए, इस तरह सिकुड़ दिया जाए, सिकुड़ा जाए इस तरह, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपका जो बी बिंदु है ना, ये जो आपका बी बिंदु है, ये पी बिंदु के लगभग आसपास आ जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ या हो सके इसे सट जाएगा इस तरह करके। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि यदि M1 M2 दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यह माना जा सकता है कि बिंदु B ध्रुव P के बहुत निकट होगा। तो इसका मतलब B जो है P के बहुत अधिक निकट होगा, मतलब आप यहाँ B को P के जगह में लिख सकते हैं, मतलब B जो है P के ऊपर चढ़ गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि B और P दोनों एक ही पॉइंट है, B और P क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसका ये मतलब हो गया कि BF बराबर क्या हो जाएगा, PF, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। ओके, अब समीकरण 3 में देखिए आपने निकाला था BF बराबर क्या है, FC, और अब आप बता रहे हैं BF बराबर क्या है, PF। तो समीकरण 3 और 4 से PF बराबर क्या आ जाएगा, FC, PF बराबर क्या आ जाएगा, FC। ओके, अब फिगर को देखिए तो PC को क्या लिखा जा सकता है, PC को लिखा जा सकता है PF जोड़ FC, PF जोड़ FC। ओके, तो वही मैंने लिखा है PC बराबर PF जोड़ FC, बट आपने अभी ऊपर सिद्ध किया है PF बराबर क्या होना चाहिए, FC, इसलिए आप FC के जगह में एक FC के जगह में लिख दीजिए PF। तो PF का जगह में PF और FC के जगह में भी PF, ये कहाँ से ऊपर सिद्ध किया गया, देखिए समीकरण 3 और 4 से। तो PF जोड़ PF क्या आ गया, 2PF। तो यहाँ से आपका PC बराबर क्या आ गया, 2PF। अब चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कीजिए, साइन कन्वेंशन। तो चिन्ह परिपाटी के मुताबिक जो आपका सभी मेजरमेंट होता है वो आपका ध्रुव P से होता है। P के बायां साइड जो भी चीज़ रहेगा वो माइनस में होगा, P के दायां साइड जो भी रहेगा वो आपका प्लस में रहेगा। तो आपका PC देखिए, तो P से C आपको जाना, P से C, तो P से C दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जा रहे हैं, तो आपको माइनस में वैल्यू लेना होगा, इसका मतलब PC बराबर लेना होगा मैं नेगेटिव में। अब आप P से F जा रहे हैं, P से F, P से F को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और P से C को वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या PC क्या रहा, नेगेटिव, PF क्या रहा है, नेगेटिव। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है चिन्ह परिपाटी से PF बराबर नेगेटिव फोकस, तो PF बराबर -F, तथा PC बराबर नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ऋणात्मक वक्रता त्रिज्या, इसलिए PC बराबर हमने लिख दिया -R। ओके, अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा, आप PC के जगह क्या लिख दीजिएगा, -R, ये जो आपने रिजल्ट लाया अभी। ओके, PC के जगह क्या लिख दीजिएगा, -R, 2 का रहेगा 2, और PF के जगह आप क्या लिखिएगा, -F। कहाँ से, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का प्रयोग करने से। तो -R बराबर आ गया 2 इंटू -F, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो R बराबर 2F। तो यहाँ से F बराबर क्या आ गया, R/2, और यही हमें साबित करना था। तो इससे साबित हो गया आपका कि अगर आप कोई अवतल दर्पण लेते हैं तो उसमें जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2। या आप ये भी समझ गए यहाँ पे कि दर्पण का द्वारक अगर वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा हो जाए तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हमने ये रिलेशन को ड्राइव कर लिया, प्रूव कर लिया। आशा करता हूँ आपको हमारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आपको गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना आ गया होगा। तो वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर बाय सूर्य सर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी प्रकार का शिकायत हो, कंप्लेन हो, सुझाव हो, सजेशन हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।